नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा के लिए वीवीआई बताने वाले हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये फाइनल परीक्षा में आपके प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन याद करा देते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं से सौम्य प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन में दिया प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु और इनमें से कोई नहीं। देखो बाबू, इसका आंसर दो गो होगा, ए नंबर भी होगा और इसका आंसर सी नंबर भी होगा। लेकिन जब ये फाइनल परीक्षा में आएगा ना तो देख लेना, कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा ए और सी दोनों होगा, नहीं तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन आपके देगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है, प्रदीप्त वस्तु भी और आत्मदीप्त वस्तु दोनों हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बाबू, जो प्रकाश की किरणें होती है ना, हमेशा और कभी भी सीधी रेखा में ही गमन करेगी। तो दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, 3 नंबर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण में। तो बाबू, आप लोगों को पता होगा समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी वाले देखने को सही मिलेगा, ठीक है ना। आपतन कोण यानी कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आप लोगों को पता होगा कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल जो होता है ना, वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। याद रखना, देखो ऑप्शन नंबर ए में देखो वोल्ट मीटर दिया है और ऑप्शन नंबर सी में दिया है वोल्टा मीटर। तो कभी कभी आप लोग भी ना कन्फ्यूज हो जाते हो, वोल्टा मीटर पर टिक लगा देते हो। तो वोल्टा मीटर नहीं बल्कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांत आपको पता है ना, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर भी कहते हैं। और विद्युत वाहक बल इसी यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? निम्नलिखित पदार्थों में आपको बताना है कौन चालक है। तो बहुत तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चालक यानी कि कांच क्या होगा? आपका चालक हो जाएगा ना, कांच चालक हो जाएगा ना, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग गूगल पर भी सर्च मारोगे ना तो इसका आंसर आपको गलत बताएगा। और बहुत ऐसे देखते हैं हम, वीडियो एक दो देखते हैं हम भी कभी कभी, तो उसमें इसका आंसर लोग गलत बता देते हैं। क्वेश्चन है आपका ए और बी, दो प्रतिरोध को पार्श्वबद्ध में किया जाता है, यानी कि पार्श्वबद्ध क्रम में आपको जोड़ा जाता है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये पार्श्वबद्ध क्या होता है। बाबू, दो आपका क्रम होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो सीरीज हम लोग उससे बोलेंगे जैसे कि मान लेते हैं आर बराबर आर कोई प्रतिरोध है और आर बराबर R1 हो और प्लस में R2 हो और प्लस में क्या हो R3 हो, ऐसे प्लस मतलब कि सीरीज में जाए, ये हमारा क्या हो गया? सीरीज हो गया। तो इसको हम लोग सीरीज बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको सीरीज बोलते हैं और इसको हिंदी में हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आर बराबर आर बराबर नहीं बल्कि 1/r बराबर मैं बात करूं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये हमारा बाबू होता है किस क्रम में? तो ये हमारा होता है पार्श्वबद्ध क्रम में, जिसको समानांतर क्रम भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। तो इस क्रम में इन ए और बी को जोड़ा गया है और कह रहा है कि आपको बताना है इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आर होगा वो क्या होगा? तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, प्रत्येक से कम होगा। यानी कि प्रत्येक से कम मतलब क्या? यानी कि 1/a होगा, यही ना, 1/b होगा, यही ना, मतलब कि प्रत्येक से कम होगा। अब ये नहीं कह सकते हो कि ए से अधिक होगा, बी से अधिक होगा, दोनों के एक फल के बराबर होगा, ये भी आप लोग नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। तो याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं 7 नंबर, तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। तो हमारा 7 का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे
एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को पहले विपरीत यानी कि विपरीत यानी कि अपोजिट, ठीक है ना। तो याद रखना आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित मतलब कि प्रतिकर्षण बल वहां पर लगेगा, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखना है आप लोगों को कितना प्रतिशत होता है, लगभग 87-88 होता है, लेकिन यहाँ पर 87 नहीं दिया है, लेकिन फिर भी दोस्तों 86 का आसपास दिया है ना, तो 86 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 9 का, ठीक है ना, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो 10 नंबर हमारा प्रश्न आता है। ये 10 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 10 का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ बाबू, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर की बॉक्स प्रकार के कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या होता है। तो 11 का आंसर आपका क्या मिलेगा बाबू, तो 11 नंबर का आंसर आपका मिलेगा डी नंबर, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए, ठीक है ना, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो आप लोगों को उत्तर बताना है कि सर जी इसका आंसर होगा डी नंबर वाला, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, ठीक है ना। अगर कोई भी विद्यार्थी हो जो इस बार फाइनल परीक्षा 10वीं का देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा ऑफर आया है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी चाहते हो कि जितने भी टाइम है उतने टाइम में हम अच्छे से पढ़कर हमारे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर मिल जाए आंसर सहित VVI एग्ज़ाम में लड़ने वाला, तो हम उसको याद कर लेंगे तो आराम से एग्ज़ाम में बाजी मार देंगे, फर्स्ट डिवीज़न तो कोई नहीं रोकेगा। तो जिसको भी दोस्तों ये काम करना है तो बाबू आप लोगों के लिए 199 रुपये का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF हमारे यहाँ मिल रहा है। कम से कम हज़ारों संख्या में मतलब कि छात्र लिए हुए हैं और डेली लेते रहते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा तो आप लोग तुरंत मैं जो नंबर देता हूँ उस नंबर पर संपर्क करके आप लोग PDF प्राप्त करिए। देखिए PDF आपको कैसे मिलेगा, आपको PDF मिलेगा व्हाट्सअप के माध्यम से। आपको मैं PDF व्हाट्सअप पर सेंड कर दूंगा, आप लोग के पास वो PDF चला जाएगा। आप उसको अपने अब व्हाट्सअप में रखना, नहीं तो डाउनलोड करके कहाँ जहाँ भी मन करे वहाँ आप लोग रखना, ठीक है ना। तो आप लोग के 199 रुपये ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, या तो गूगल पे या तो पे फोन या फिर पेटीएम। अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप किसी दूसरे के भी मोबाइल नंबर से करा सकते हैं, दुकान पर भी जाकर करा सकते हैं। बस हमको स्क्रीनशॉट दिखा देना है। तो जिस भी विद्यार्थियों को लेना है तो मैं डायरेक्ट अपना पर्सनल नंबर ही दे देता हूँ, उसी नंबर से मैं पे फोन भी चलाता हूँ, उसी नंबर से मैं बात भी करता हूँ लड़के सबसे, ठीक है ना। और वही मेरा पर्सनल नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए 9693, यही मेरा पे फोन नंबर है। इसी पर आपको पेमेंट भी करना है और इसी पर मैं व्हाट्सअप भी चलाता हूँ, सब चीज़ इसी पर चलाता हूँ, व्हाट्सअप भी चलाता हूँ, सब चीज़ चलाता हूँ, ठीक है ना। तो 07 इसको नोट कर लीजिए और यही मेरा पे फोन नंबर है। जब आप पेमेंट करेंगे तो मेरा नाम लिखेगा रंजन, ठीक है ना, मेरा नाम लिखेगा उस पर रंजन, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो ज़्यादा देरी मत करिए, आप लोग तुरंत इसको प्राप्त करिए और बोर्ड एग्जाम में एकदम तहका मचाइए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो बाबू 13 नंबर का आपका जो उत्तर होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन से, तो सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन यानी कि SI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, याद रखना। अगला देखो एक समीकरण दिया गया है K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 से अभिक्रिया कराया गया है। तो Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 + H2O में अवकारक आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कौन अवकारक होगा, तो अवकारक कौन होगा यही आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो SO4 यही अवकारक होगा ना, देख लीजिए छोटू, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, उदासीन विलयन का pH मान। बाबू उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है। तो कभी कभी एक बात याद रखना बाबू, कभी कभी आपके ऑप्शन में ना 7 के बराबर देता है, 7 के बराबर। तो काफ़ी लड़के फंस जाते हैं और कहते हैं कि 7 के बराबर का मतलब क्या होता है। बाबू 7 के बराबर का मतलब होता है 7, ठीक है ना। तो याद रखना ये ऑप्शन में दिया रहे तो आप इस पर भी टिक लगाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना।
अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला हमारे पास एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया H2O यानी कि जल है और प्लस HCl, ठीक है ना। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब जल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो H3O और पॉजिटिव मिला है, प्लस में Cl2 यानी कि माइनस मिला है। H2O में आचरण कैसा होगा? H2O में आपका पूछ रहा है आचरण कैसा होगा, ठीक है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, भस्म जैसा होगा। कैसा होगा बाबू? भस्म जैसा होगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आज का बच्चा भी बता देगा, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है ना। मैं दो तरीका बताऊंगा। 1 बिलियन नीले निटपस पत्रों को लाल करता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो जब नीले को लाल करेगा तो पीएच मान अम्लीय होगा, और अम्लीय का पीएच मान आपको पता होगा कि 7 से कम होता है, तो आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर वाला जो 7 से कम है। और एक और कंडीशन है, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा कि नीले को लाल कर रहा है क्या होगा, लाल को नीला करेगा तो क्या होगा, तो आपको तो एक तो बात पता होगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो क्षारीय विलयन का मान जब 7 से अधिक होता है तो 7 से अधिक 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, तो एक साथ तो 3 को आंसर हो नहीं सकता है, असंभव है ना। लेकिन ऑप्शन में जो डी नंबर में दिया है ना 6, ये 7 से कम है और ये हमारा पक्का आंसर होगा, तो आप ऐसा भी आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्फुल्लन लवण होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा, ना ही अपने कानों से सुना होगा, ना ही टीचर को ही पढ़ाए होंगे। उत्फुल्लन लवण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कैसे होते हैं छोटू? तो इसका आंसर याद रखना, ठीक है ना। ये होते हैं जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं वही होते हैं, ठीक है ना। ये वही लवण होते हैं जो जलयोजित लवण को वायुमंडल में जल के अणु को त्याग देते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में कौन सा पीएच मान भस्मिक विलयन को दर्शाता है? भस्मिक विलयन को कौन दर्शाएगा? तो आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए बाबू। अगर हम कहेंगे कि 3 और 5 तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 और 5 7 से कम है, और 7 से कम मतलब कि अम्लीय विलयन, तो एक साथ 2 आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में दिया रहता कि 3 और 5 दोनों होगा तब हम लोग सोच सकते थे, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। तो ए और बी को आप ऐसे ही काट दीजिए। और ऑप्शन में जो सी नंबर में दिया है ना, वो हमारा क्या होता है बाबू? तो वो हमारा होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। तो ये तो हमारा असंभव है सी नंबर वाला। तो बच्चा डी नंबर वाला भास्मिक को जो दर्शाएगा, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, बहुत लोग क्षार भी बोलते हैं, तो हमारा पक्का उत्तर न होगा डी नंबर वाला। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं 20 नंबर छोटू, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो बाबू 20 का करेक्ट उत्तर होगा आपका, 20 का करेक्ट उत्तर क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन, पित्तल होगा, ठीक है ना। क्या होगा? पित्तल हो जाएगा, पित्तल, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में कौन सा है? एल्युमिनियम धातु का बाबू, एल्युमिनियम धातु का बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड, ठीक है ना। क्या होता है? बॉक्साइड होता है, बी नंबर वाला उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो बाबू सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? तो बाबू आपका हीरा होता है, हीरा, ठीक है ना। सबसे मतलब कि कठोर पदार्थ होता है, कठोर तत्व होता है, ठीक है ना, हीरा, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातु गुण क्या होता है बाबू? तो याद रखना, बढ़ता है। तत्व का धातुई जो गुण होते हैं ना, धातुई गुण मतलब कि प्रॉपर्टीज जो होता है ना, वो क्या होता है? तो बढ़ता है। 23 का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 9 की परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? गजब का क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक 9 की परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, तत्व का अधिक मौलिक गुण है, यह कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो 24 का उत्तर मिलेगा, बी नंबर, मोसले ने किया था, मोसले ने किया था, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 25 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? अधातुई गुण वाला है, अधातुई गुण वाला, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कौन होगा? अधातुई गुण वाला। धातु की बात नहीं कही जा रही है, अधातु की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो 25 का आंसर मिलेगा क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या क्या होता है? 17 होता है, ठीक है ना।
अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या होगा, तो आपका आंसर मिलेगा K2O, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए मिलेगा पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होती है, तो बाबू आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। देखिए तो पानी का टूटना बिल्कुल होता है, CO2 का उपयोग होना, इस हाँ देखो इसका उपयोग होना ये भी होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता है, मुक्त ये नहीं होता है, ठीक है ना। उपयोग होता है लेकिन मुक्त नहीं होता है। ये आपका बी नंबर वाला उत्तर सही होगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है तो क्या रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ठीक है ना, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, तो सी नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर। ये क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है, तो बाबू आपका 30 का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो बाबू आपका 31 का आंसर मिलेगा बी नंबर 14वें दिन। कहवें दिन, तो 14वें दिन यानी कि 2 सप्ताह, ठीक है ना, 2 हफ्ते, ठीक है ना, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है तो क्या होते हैं, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं छोटू, तो असमजात होते हैं ना, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, असमजात अंग होते हैं ना, क्योंकि ये पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना वो दोनों का कार्य सेम होता है, लेकिन उनका जो जन्म होता है ना वो अलग तरीके से होता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना है, असमजात होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, बाबू पुरुष में, पुरुष कह रहा है ना तो X और Y होगा, X और Y दोनों होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, पहले X देना फिर बाद में Y देना। बहुत लोग कहते हैं कि चलो Y और X भी हो जाएगा क्योंकि Y और X इसमें भी है, X और Y नहीं बाबू, इसको मत टिक लगाना, आप इसको टिक लगाना, पहले X फिर Y, ठीक है ना, ये पुरुष के लिए है और महिला के लिए बाबू XX होता है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं 34 नंबर, तो ये क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है, तो 34 का आपका करेक्ट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, कोशिका के DNA में मिलता है, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर कि बांध बनाने का मुख्य कारण है, बांध बनाने का मुख्य कारण क्या होता है, तो 35 का उत्तर मिल जाएगा बिजली उत्पन्न करना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वर्षा जल का संचयन कहलाता है, वर्षा जल का संचयन कहलाता है, तो 36 का आपका उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, जल संचयन कहलाता है, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो बाबू सोचने के लिए भी मस्तिष्क जो हमारा मुड़िया होता है, मुड़ी यानी कि आपका सिर जो होता है ना वो सोचने के लिए भी है, मस्तिष्क आपका हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि डी नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो 38 का आपका उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है निषेचन की क्रिया, ठीक है ना, याद रखना निषेचन की क्रिया, ठीक है ना, करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं 38 नंबर तो हो गया ना, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, जब अनुवांशिकता लगा दिया तो बिना कुछ सोचे समझे अनुवांशिकी पर टिक लगा देना, ठीक है ना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं, हिरण कौन सा मतलब कि कौन से उपभोक्ता होते हैं, तो हिरण जो होते हैं ना वो कौन से होते हैं, हाँ ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाते हैं हिरण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो सभी लोगों को याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर और पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर ये ए नंबर में दिया है, ठीक है ना।
अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक मतलब कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा और हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है ना, सीधा ही होता है। तो 42 का आपका उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ये 42 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करके लेना, और जो लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं आप जल्दी से पीडीएफ प्राप्त करिए और बोर्ड एग्जाम एकदम गर्दा मचाइए, ठीक है ना।